आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं जो क्लास 12th है उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आई बात समझ में? तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, और इलेक्ट्रिक चार्जेस को कहते हैं हिंदी में क्या है, तो वैद्युत आवेश। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के बारे में, जिसमें वैद्युत आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो आपका धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, जिसको कहते हैं पॉजिटिव, और दूसरा आपका निगेटिव। अब इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आवेश में होगा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपने तरफ। तो इसी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो आपका ये खिंचाव है, अट्रैक्शन है, ये होता क्यों है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। कहां? तो पढ़ेंगे हम लोग कूलम्ब्स के नियम में। कहां पढ़ेंगे? कूलम्ब्स लॉ में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो सेम नेचर का चार्ज है, मतलब अगर दो धनात्मक चार्ज लोगे या फिर दो ऋणात्मक चार्ज लोगे, ठीक है, अगर दो धनात्मक चार्ज लिए आप या फिर दो ऋणात्मक चार्ज लिया आपने, तो इसके बीच जो है फोर्स ऑफ क्या लगेगा, रिपल्सन, मतलब एक दूसरे को ये धकेलेगा। एक बल होगा जिस बल से ये एक दूसरे को धक्का मारेगा, ठीक है। तो ये जो है, अगर ये चार्ज एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को खींचेगा अपनी तरफ। और अगर ये धनात्मक धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक ऋणात्मक होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। और यही जो अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है आवेश के बीच, मतलब चार्ज के बीच, इसी नियम को दिया गया है किसके द्वारा, तो कूलम्ब्स के द्वारा, है कि नहीं। तो कूलम्ब्स के सिद्धांत में आप लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, ये आपका क्या होता है, जो अट्रैक्शन मतलब खींचना, और जो बल लगता है वो एक बल खिंचाव का बल होता है और एक धकेलने का बल होता है। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? तो इस चार्ज को मानते हैं हम Q1, इसको मानते हैं Q2। ये है आपका क्या, Q1, इसको मानते हैं Q2। तो इस दोनों चार्ज के गुना के, तो Q1 को Q2 से कर दो गुना, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लोगे, दूरी मान लोगे r, तो ये हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स के नियम में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाने के बाद k = KQ1 × Q2 बाय r स्क्वायर। आई बात समझ में? तो ये है आपका, ये सारा कंसेप्ट कहाँ देखेंगे हम लोग, तो कूलम्ब के नियम में। अब ये जो कूलम्ब फोर्स लगता है, कूलम्ब्स का जो ये बल लगता है, ये क्यों लगता है? तो भैया ये इसलिए लगता है कि इस चार्ज के कारण क्या होता है, आपका एक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? एक फील्ड जनरेट होता है। और उस फील्ड के कारण क्या होता है आपका, उस फील्ड के कारण जो है ये बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। आई बात समझ में? तो जो चार्ज होता है, इस चार्ज के कंसेप्ट में आपको पढ़ना होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। फिर वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग जाएंगे किसमें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। आई बात समझ में? तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में आप पढ़ोगे क्या, तो फ्लक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है क्या, Q/ε0, या फिर इसको कहते हैं, ये तो गॉस लॉ हो जाएगा, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये होगा आपका फ्लक्स।
तो इसके बारे में विशेष तरह से हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में अच्छे तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। फिर एक बार आप विद्युत फ्लक्स सीख गए, उसके बाद हम लोग जाएंगे विद्युत द्विध्रुव के तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ने के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मतलब होता ही दो है, मतलब एक पॉजिटिव पोल, एक आपका निगेटिव पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस जब 2a हो, मतलब मिड पॉइंट से डिस्टेंस a हो, ये दोनों डिस्टेंस मिलकर 2a हो जाएगा, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। आई बात समझ में? अब इस वैद्युत द्विध्रुव, जो आपने ये वैद्युत द्विध्रुव बनाया ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना होगा आपको क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पे? तो एक बार इस एक्सियल लाइन पे, मतलब एक्स एक्सिस पे, जिसको हम लोग कहते हैं अक्ष बिंदु, तो एक बार इस अक्ष बिंदु पे निकालना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, और एक्सियल लाइन कहने का मतलब क्या हुआ? अक्ष बिंदु। ठीक है, अक्ष रेखा या अक्ष पॉइंट, एक्सियल पॉइंट जो भी बोलो, अक्ष। ठीक है, और एक बार इसी डायपोल के कारण निकालना कहाँ होगा आपको? इस दोनों पॉइंट के जो मिड पॉइंट है, मतलब बीच वाला पॉइंट, उसके पूरा इस लंब पे, मतलब ये जो 90 डिग्री जो पूरा होगा इसके लंब पे, और इसी को कहते हैं विषुवत्तीय बिंदु। ये जो होता है विषुवत्तीय बिंदु कहलाता है, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट ये हो गया और अक्ष बिंदु ये हो गया, तो इक्वेटोरियल को ही कहते हैं क्या है? विषुवत्तीय। क्या कहते हैं इसको? विषुवत्तीय बिंदु। आई बात समझ में? तो एक बार आप ये निकालना सीख गए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष बिंदु पे और विषुवत्तीय बिंदु पे क्या होगा आपका? क्या? तो वैद्युत क्षेत्र। तो फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या? स्वतंत्र आवेश वितरण के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इसको? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्र आवेश वितरण। क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र आवेश वितरण। स्वतंत्र आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या? चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज मतलब आवेश के घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज डेंसिटी, जिसमें हम लोग आवेश के घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। और उस आवेश के घनत्व में आपको 3 तरह का पढ़ना होगा। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लीनियर आवेश घनत्व के बारे में। फिर हमें पढ़ना होगा क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सरफेस आवेश घनत्व के बारे में। फिर पढ़ना होगा हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम आवेश घनत्व के बारे में। और एक बार आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा स्वतंत्र आवेश वितरण का, फिर हम लोग बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो होगा क्या? जो होगा आपका गॉस के नियम, मतलब गॉस लॉ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। और गॉस लॉ, जो गॉस का नियम है, इस गॉस के नियम में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जिक्र होने वाला है। किसका? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, मतलब वैद्युत फ्लक्स का। और इसी वैद्युत फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q/ε0, जिसको हम लोग विशेष डिटेल में चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है हम लोग? तो एक बार गॉस के नियम को आपने जान लिया, तो फिर उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि गॉस लॉ का क्या सब एप्लीकेशन होता है। तो गॉस लॉ का क्या सब एप्लीकेशन होता है, इसको पढ़ने के लिए आपको क्या है? तो आपको फ्लक्स के बारे में आपको 3 एप्लीकेशन पढ़ना होगा। तो पहला एप्लीकेशन होगा कि आपको विद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक इन्फिनाइट लंबे तार के कारण, एक इन्फिनाइट चादर के कारण, समतल चादर के कारण, और एक गोलीय खोल के कारण, थिन गोलीय खोल के कारण। मतलब कहने का ये कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है
किसके कारण? तो एक लंबे तार के कारण, मतलब इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण। एक बार निकालना है किसके कारण? तो एक समतल चादर के कारण, मतलब प्लेन शीट के कारण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे के एक पतले थिन खोल के कारण, मतलब एक पतले गोलीय खोल के कारण, मतलब थिन स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस के नियम में, गॉस लॉ में आपको ये 3 चीज पढ़ना होगा। पहला क्या है? तो पहला एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एंड फिर उसमें देखेंगे हम पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। आई बात समझ में? तो इसलिए आपको यहां पे गॉस के नियम में क्या पढ़ना है? तो आपको पढ़ना होगा कि वैद्युत क्षेत्र एक इनफाइनाइट लंबे तार के कारण क्या होगा, एक इनफाइनाइट समतल चादर के कारण क्या होगा, और एक गोलीय खोल के कारण क्या होगा। तब जाके ये आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होगा। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि चार्ज का कंसेप्ट जो होता है, उस कंसेप्ट को आप अपने बचपन से देख रहे हो। जैसे कि जब स्वेटर पहनते हो ठंड में, जब उसको खोलते हो तो क्या होता है, उसमें करकराहट की आवाज आती है। तो वो क्या है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब विद्युत आवेश का वो एग्जाम्पल है। फिर जब आप ठंड में जब बैठते हो चेयर पे, तो क्या लगता है? रुआं जो है वो, उसमें क्या होता है, वो धक्का लगता है। वो किसके कारण लगता है? तो वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब विद्युत आवेश के कारण लगता है। आई बात समझ में? फिर उसी तरह से जब आप स्केल से बाल को रगड़ोगे, ठीक है, स्केल से बाल को रगड़ोगे और उससे छोटे छोटे पीसेस पेपर को उठाओगे, वो क्या होता है? पेपर खिंच जाता है, इंच में पेपर खिंच जाता है। वो किसके कारण होता है? तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब विद्युत आवेश का एक कंसेप्ट है। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो है कंसेप्ट आप देखोगे कि जो लाइटनिंग, थंडर होता है, बिजली कड़कते हैं, फिर आपका जो कंबल में करकराहट होता है, कभी कभी चिंगारियां निकलती है कभी कभी, तो ये सब कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब विद्युत आवेश का। आई बात समझ में? तो इसी चैप्टर 1 के सारे कंसेप्ट को हम लोग 1 by 1 डील करने वाले हैं। तो अगर इस पार्टिकुलर कंसेप्ट को आप 1 by 1 समझना चाहते हैं, तो आप चैनल जो ट्रिलॉजी फिजिक्स है उसको आप सब्सक्राइब कर लो, और आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज, हर एक प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज उस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे चैप्टर 1 है तो उस चैप्टर 1 से रिलेटेड आपका सारा कंसेप्ट 1 by 1, जिसमें आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसका एक एक न्यूमेरिकल्स, एक एक क्वेश्चन आपको वहां पे सॉल्व मिलेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या है, सारे नोट्स सब कुछ आपको वहां पे बोर्ड पे अवेलेबल रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में लिख लें, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में लिख लें। आई बात समझ में? और रेस्ट जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक यूट्यूब में दिया गया है। तो आप उस लिंक पर जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।